हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फार्माकोलॉजी थर्ड यूनिट व्हिच इज द नेम ऑफ द फार्माकोलॉजी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम and drugs acting on the autonomic nervous system. Multiple choice question, near about 50 question we discuss which is the most important for the examination like a GPAT, NIPER and pharmacy exam for 4th semester. तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो थर्ड यूनिट है और फोर्थ यूनिट फिफ्थ यूनिट है इसमें काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो इस वजह से हमारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, इसीलिए जो थर्ड यूनिट को हम 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहला जो टॉपिक होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शन एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंड सेकंड टॉपिक इसी वीडियो में हमारा होगा न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर एंड को ट्रांसमिशन। तो इन 3-4 टॉपिक पे आज हमारा डिस्कशन चलेगा और आप लोग क्विज के लिए तैयार रहिएगा। जैसे ही वीडियो जाएगा 6 घंटे होगा तैसे आपके पास क्विज पहुंच जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ह्यूमन बॉडी सिस्टम दैट आल्सो अलोंग विद द नर्वस सिस्टम। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी का सिस्टम, जितने 11 सिस्टम होते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक, स्केलेटल, नर्वस सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि नर्वस सिस्टम के साथ अपने आप को चलाता है, मतलब उसके साथ लगा रहता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो आपकी बॉडी को होम्योस्टेटिस के लिए, मतलब जो आपका बैलेंस होता है, आपकी बॉडी होम्योस्टेटिस में रहती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और नर्वस सिस्टम में भी क्या होता है कि आपके बॉडी को जैसे मतलब जैसे हार्मोन्स हो गए या आपके न्यूरोट्रांसमीटर हो गए, उसको रिलीज करता है और आपकी बॉडी को क्या करता है, वो बैलेंस करता है। तो इसमें एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों आपस में अलोंग करते हैं, मतलब दोनों साथ में काम करते हैं, आपकी बॉडी को होम्योस्टेटिस को बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन एंडोक्राइन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मतलब उस ऑटोनो मतलब नर्वस सिस्टम का नाम बताइए जो कि सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से बना हुआ होता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा एएनएस। उस एएनएस के अंदर आप देखेंगे कि आपको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मिलेगा। तो जो हमारे सोमोटिक और ऑटोनोमिक होते हैं हमारे पीएनएस के पार्ट होते हैं। उसके बाद होता है हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम। मतलब हमारे नर्वस सिस्टम में कितनी क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं? तो 12 ऑफ द पेयर। आप सब जानते होंगे कि हमारी जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो 12 पेयर्स में होती है, और वहीं अगर हम स्पाइनल नर्व्स की बात करते हैं तो हमारी 31 की पेयर में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्रेनियल नर्व पूछा इसलिए 12 सही होगा, 31 नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पार्ट ऑफ द पीएनएस एक्सपेक्ट। मतलब कहने का क्या है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो पीएनएस का पार्ट नहीं है? सोमैटिक हो गया, सिंपैथेटिक हो गया, पैरासिम्पैथेटिक हो गया या डॉर्सल कैविटी। तो सोमैटिक भी हमारा पीएनएस का पार्ट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये तो पीएनएस के अंदर ही आता है, उसकी जान होती है। एंड जो डॉर्सल कैविटी होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आती है, और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसलिए जो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा कि जो डॉर्सल कैविटी होती है वो पीएनएस के अंतर्गत नहीं आती है, वो आती है स्पाइनल कॉर्ड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नर्व्स व्हिच कैरी सेंसरी इंपल्स फ्रॉम पेरिफेरी टू सीएनएस। कहने का मतलब क्या है कि उस नर्व का नाम बताइए जो करता क्या है कि पेरिफेरल से सीएनएस, मतलब जैसे आपको यहाँ पे पिन चुभोई गई, ठीक है, तो मैसेज आपके दिमाग में चला गया, तो उस नर्व को आप क्या कहते हैं? इफरेंट नर्व, एफरेंट नर्व, इंटीग्रेटिव नर्व्स या नन ऑफ दी एबव। तो जो इफरेंट नर्व होती है वो ब्रेन से निकलती है। मतलब अगर जैसे आपको कोई इंस्ट्रक्शन देगा कि हाँ यहाँ से आपको भागना है, तो ब्रेन ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया भागना है, तो उसको बोलते हैं इफरेंट नर्व। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेरीफेरी से सीएनएस में जा रही है, तो इसका मतलब हमारा जो एफरेंट नर्व होता है उसमें क्या होता है कि हमारे किसी ऑर्गन या किसी बॉडी पार्ट से वो जाके फिर हमारा ब्रेन को मैसेज देती है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे जैसे हमको यहाँ पे पिन चुभोया गया, हमको ब्रेन को पता चल गया, तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? एफरेंट नर्व काम कर रही है। और फिर उस ब्रेन ने क्या किया, आपको मतलब एक मतलब मैसेज दे दिया कि आप अपना हाथ वहां से हटा दीजिए, तो वो किस नर्व से होगा? एफरेंट नर्व से। और वही जो इंटीग्रेटेड नर्व्स होती है उसको क्या बोलते हैं? हमारी मिक्स्ड नर्व्स होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है, व्हाट इज इंटरगेटिव नर्व्स। तो इंटरगेटिव नर्व्स क्या होते हैं? सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स या मिक्स्ड नर्व या नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 3 है मिक्स्ड नर्व, वो यहाँ पर आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम गिवन बाय। मतलब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया? हिप्पोक्रेटिस जो कि हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री के फादर थे, फ्लेमिंग,
फ्लेमिंग ने क्या किया था, मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, टोबैकम नोटेसोर से आपका क्या मतलब पेंसिलिन बनाया था। और लैंगले जो थे उन्होंने क्या किया था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नाम दिया था। तो यहाँ पर आपका लैंगले ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो क्वेश्चन टाइप के मिलेंगे आपको। द नर्व व्हिच कैरी या कन्वे impulse from the CNS to involuntary muscles like organs, glands and cardiac etc. called, मतलब कहने का क्या है कि आपके सीएनएस से और मतलब सीएनएस से कोई मैसेज आया और आपके स्टमक में चला गया कि आपको डाइजेशन करना है, कार्डियक में चला गया कि आपको हार्ट करना है, ग्लैंड्स में चला गया कि आपको हार्मोन सिक्रेट करना है, ऑर्गन्स में चला गया कि इसका मतलब क्या, जैसे यूरिनेशन वगैरह करना है। तो ये सीएनएस ने उसको क्या किया कि मतलब इम्पल्स कंडक्शन करा है, कि उसको मैसेज दिया। तो इसको आप क्या कहेंगे, मतलब इस नर्व को आप क्या कहेंगे, विसरल एफरेंट, विसरल अफरेंट या सोमेटिक एफरेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसको बोलते हैं विसरल एफरेंट। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए जो ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, कार्डियक होते हैं, जैसे ग्लैंड्स में आपके विसरल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, कार्डियक भी आपका विसरल ही होता है। तो इस यहाँ पर विसरल एफरेंट आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये हमारे ब्रेन से निकल रहा है इसलिए इसको एफरेंट, अगर ये हमारे किसी बॉडी पार्ट से निकलता है तो हमारा अफरेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नर्व which stimulate the action potential in post ganglionic न्यूरॉन्स। कहने का मतलब क्या है कि उस नर्व का नाम बताइए जो पोस्ट गैंग्लियनिक या पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे एक्शन पोटेंशियल को स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पर आप एक चीज ये देखेंगे कि ऑप्शन आपको पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व दिया हुआ है और यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप अपना एक आइडिया लगाएंगे कि ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन नहीं। देखिए रीजन इसके पीछे क्या है कि जो पोस्ट सिनेप्टिक जंक्शन होता है वहां पे एक्शन शो होना होता है। तो इसका मतलब वहां पे कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं काम करेगा, कोई स्टिमुलेशन नहीं होगा, डायरेक्ट वहां पर एक्शन होगा। लेकिन जो आपकी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होती है, प्री सिनेप्टिक जंक्शन होता है, वहां पर एक्शन पोटेंशियल होता है। तो वहां पे एक्शन पोटेंशियल होने के बाद वो पोस्ट जंक्शन पे जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन प्री गैंग्लियनिक नर्व है वो आपका ऑप्शन सही होगा। मतलब जो प्री गैंग्लियनिक नर्व होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, स्टिमुलेट द एक्शन पोटेंशियल इन द पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच नर्व आर माइलिनेटेड। माइलिनेटेड का मतलब क्या होता है, एक माइलिनेटेड होती है, एक नॉन माइलिनेटेड होती है। जब आपने न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एंड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, जहां से क्या होता है कि आपका जो इंपल्स का कंडक्शन होता है, एक्शन पोटेंशियल वहीं से आपकी क्या होती है, कैरी आउट होती है। तो पोस्ट गैंग्लियनिक में होता है या प्री गैंग्लियनिक में होगा, तो आपका जो प्री गैंग्लियनिक होता है वहां पे हमारी माइलिनेटेड नर्व पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एचएपी के ये सारे क्वेश्चन है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपके फार्माकोलॉजी के बेसिक टर्म में पूछे जा सकते हैं। थर्ड यूनिट के एक या दो क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म में आने आने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस सिस्टम व्हिच प्रमोट द रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पांस। मतलब हमारी जो बॉडी में सिस्टम होते हैं, जैसे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है, गैंग्लियनिक नर्वस सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो जब हम हमारी बॉडी रेस्ट होती है या डाइजेस्ट पोजीशन होती है, मतलब हम न्यूट्रल जब पोजीशन में होते हैं, तो कौन सा नर्वस सिस्टम उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, गैंग्लियनिक नर्वस सिस्टम या ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो आपका सही है। क्या क्यों कि जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है आपकी बॉडी को न्यूट्रल करता है बाय द रिलीजिंग ऑफ द एसिटाइलकोलिन एंड मतलब एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। और जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है जब आपको गुस्सा वगैरह आता है, फियर होता है, डर लगता है, तो वहाँ पे आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, मतलब जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है उसका न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताइए। एसिटाइलकोलिन, पायरुविक एसिड, सेरोटोनिन या एड्रेनल। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा एड्रेनल वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एसिटाइल कोलिन होता है वो कोलिन स्टेट होता है, और कोलिन स्टेट कहाँ पर होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में होता है। सेरोटोनिन आपका क्या है, एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके ब्रेन में पाया जाता है, और उसको आप 5-HT के नाम से भी जानते हैं। और पायरुविक एसिड क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है इनिशियल प्रोडक्ट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एसिटाइल कोलिन। जब पायरुविक एसिड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ रिएक्शन कर देता है तो वहाँ पर आपका एसिटाइल को ए बनता है, और एसिटाइल को ए आपका किससे, कोलिन से जाके मतलब क्या करता है, रिएक्शन कर जाता है, तो आपको एसिटाइल कोलिन बन जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे पायरुविक एसिड नहीं होगा, एसिटाइल कोलिन नहीं होगा, सेरोटोनिन नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका जो एड्रेनल है वो सही हो जाएगा। तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के लिए जो आपका एड्रेनल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे उस मैसेज को पहुंचाना बाय द हेल्प ऑफ द नर्व्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। मतलब जो हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है उसका जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको आप क्या बोलते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन या ए एंड बी, मतलब एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन बोथ। तो जो हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पे नॉन एड्रेनल, एड्रेनल जिसको हम एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, तो वहाँ पे वो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
उसके बाद है हार्ट रेट इंक्रीज हुई सिस्टम इन्वॉल्व, मतलब जो आपकी हार्ट रेट है वो इंक्रीज कर गई, मतलब जैसे समझिए बीपी आपकी हाई हो गई या आपको हार्ट अटैक की पोजीशन आ गई, मतलब आपका जो हार्ट रेट है वो तेजी से रिदम करने लगा, तो यहाँ पर आपका कौन सा नर्वस सिस्टम मतलब स्टिमुलेट होगा, वो किस कौन सा नर्वस सिस्टम आप रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस है या गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वहाँ आपको अब डर लगता है, फियर लगता है, ठीक है। तो जब आप डर लगता है तो आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, आपकी बीपी हाई हो जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है आपका सही हो जाएगा। वही जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है कि आपको रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब आपको क्या करता है न्यूट्रल कर देता है, मतलब इसमें आपको डर नहीं लगता है, आप न्यूट्रल कंडीशन में होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर सिंपैथिक नर्वस सिस्टम आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच कंडीशन ब्रोंकियल मसल ऑफ द लंग्स एंड डाइजेशन इज इंक्रीज, मतलब कहने का क्या है कि जो आपके बंक्स मतलब जो ब्रोंकियाल्स होती है आपके लंग्स में जो पाई जाती है वो डायलेट हो जाती है, एंड जो डाइजेशन होता है वो भी आपका इंक्रीज होता है, उसके लिए आपका कौन सा नर्वस सिस्टम आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या गैंग्लियोनिक एक्शन या ऑल ऑफ दी अबव। तो जैसे कि रेस्ट एंड पोजीशन, जब आप रेस्ट एंड पोजीशन में रहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर लॉकडाउन जब था, तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि आप घर पर बैठे तो आपको क्या होता भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, तो वहां पर आप रेस्ट पोजीशन में थे, और रेस्ट पोजीशन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पर आपका क्या है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ कि अगर इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो और आप मेरी बातों को ध्यान कर लें और उसका तुरंत आप उसका आंसर दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग ऑप्शन which is incorrect for the neurohumoral transmission। अब मेरा हमारा मेन टॉपिक आता है न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के ऊपर, ठीक है। तो न्यूरो ट्रांसमिशन जो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन होता है इन फॉलोइंग एक्शन में से मतलब फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा गलत है। तो पहला क्या है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन द पोस्ट टू बाय सिनेप्टिक जंक्शन, ये तो आपकी बात सही है, क्योंकि अगर इसका इंफॉर्मेशन की शेयरिंग ही नहीं होगी तो अर्थ क्या होगा हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर का। उसके बाद क्या है, केमिकल एजेंट अलाउ द ट्रांसमिशन, जो केमिकल एजेंट होते हैं वो ट्रांसमिशन को अलाउ करते हैं, सही बात है, क्योंकि हमारा डोपामिन हो गया, गाबा हो गया, सेरोटोनिन हो गया, कि आपका केमिकल एजेंट ही है तो ट्रांसमिशन को अलाउ करते हैं। उसके बाद आते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज एट सिनेप्टिक लेफ्ट, सही बात है, अगर न्यूरो ट्रांसमीटर आपके सिनेप्टिक लेफ्ट पे नहीं हो, मतलब जो सिनेप्टिक लेफ्ट होता है वहां पर आपके क्या होते हैं न्यूरॉन्स भरे होते हैं, और वही न्यूरॉन्स क्या करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, नो एक्शन पोटेंशियल सीन, मतलब वहां पे एक्शन पोटेंशियल सीन नहीं होता है। अब एक चीज सुनिए, अगर एक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, अगर वहां पे मतलब हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे अगर हमारा क्या कहने का मतलब क्या है कि जो इन्फ्लक्स होता है किसका मतलब कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है तभी हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो अगर वहां पे मतलब कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स हो गया तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, तभी तो वहां पर आपको एनर्जी मिलेगी, उस न्यूरॉन को एनर्जी मिलेगी वहां से हटने की। अगर वहां पे उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, वहां पे कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं करेगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, तो क्या न्यूरॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन फोर्थ है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच न्यूरोट्रांसमिशन रिस्पांसिबल फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब कौन सा मतलब उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताइए जो कि आपके बॉडी में जो टेम्परेचर घटता बढ़ता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो डोपामिन होता है, गाबा होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, सेरोटोनिन होता है। तो जो डोपामिन होता है वो आपका क्या होता है यादाश्त होती है, जो यादाश्त होती है, जैसे डोपामिन का लेवल आपको बढ़ जाता है तो आपको क्या हो जाता है अल्जाइमर या सीजोफ्रेनिया हो जाता है, मतलब आपकी यादाश्त कमजोर हो जाती है। लेकिन जो सेरोटोनिन होता है वो आपको टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अभी हम सारे मतलब डोपामिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, गाबा के बारे में भी अभी हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे क्योंकि 50 एमसीक्यूज है, तो यहाँ पर आपका सेरोटोनिन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि द नेम ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, तो वहां पर आपको क्या लगेगा सेरोटोनिन, या सेरोटोनिन की जगह अगर आपको 5-HT भी लिख देता है तो आपको 5-HT भी लिखना है, तो यहाँ पे मैं आपको 5-HT लिख देता हूँ जो कि आपको नोट से पढ़ने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेम ऑफ द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब वो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के सिंथेसिस के लिए हमारा इन्वॉल्व होता है। तो एक होता है साइटोप्लाज्मिक डिहाइड्रोजिनेज, एक होता है साइटोप्लाज्मिक
सिंथेसाइजिंग या बोथ या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो आपका साइटोप्लाज्मिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो आपका मेन एंजाइम होता है, ठीक है। सिंथेसाइजिंग मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिंथेसाइजिंग लिखा हुआ तो ये आपका वो हो जाएगा, सिंथेसिस में यूज हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर आपका जो डिहाइड्रोजिनेज साइटोप्लाज्मिक डिहाइड्रोजिनेज आपका एंजाइम है वो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी फॉलोइंग को ट्रांसमीटर इज मोस्ट प्रोबेबली इन्वॉल्व इन मीडिएटिंग नॉन एड्रेनर्जिक या नॉन कोलिनिक रिलैक्सेशन ऑफ द गट। गट का मतलब क्या होती है, जो आपको अर्थराइटिस हो जाती है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप मॉडिफाइड करके समझना चाहें, दी न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल, मतलब उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताइए जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो इंपल्स का कंडक्शन होता है उसको इनहिबिट कर देता है। तो उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताइए। तो उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी ट्रांसमीटर स्टोर्ड इन स्टोरेज वेसिकल्स, मतलब जो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, तो आपके स्टोर हो जाते हैं स्टोरेज वेसिकल्स में। क्या वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं या इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर वो एक्टिव फॉर्म में होंगे तो वहां पर आपका एक्शन शो करने लगेंगे, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, मतलब उसका स्टोर होना का कोई मतलब नहीं रहेगा। स्टोर होने का मतलब क्या है कि आप आज स्टोर करके रख रहे हो तो आपको कल काम आ जाए, तो वहां पर आपका कहता है इनएक्टिव फॉर्म होता है, तो यहाँ पर आपका इनएक्टिव फॉर्म से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ द नर्व रिजल्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो डीपोलराइजेशन होता है नर्व का, जिसके कारण से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो वो रिजल्ट क्या करता है, तो इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयन, ओपनिंग ऑफ द गेट एंड इफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयन या ए एंड द बी। तो यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स हो जाता है, और चूंकि जब कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स हो जाता है तो जो गेट होता है, जहाँ रास्ता होता है वो खुल जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होगा, तो ऑप्शन आपका चौथा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज इन द फॉलोइंग व्हिच प्रोसेस इज डन। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब न्यूरोट्रांसमीटर आपका रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो सेल के अंदर ना होकर के सेल के बाहर रिलीज होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा एक्सोसाइटोसिस वो आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचता है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस, मतलब सेल के बाहर होता है इसलिए एक्सोसाइटोसिस। उसके बाद होता है नेम ऑफ द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल को फ्रॉम द पायरिडीन या पायरुविक एसिड। मतलब क्या है कि उस एंजाइम का नाम बताइए जो सिंथेसिस ऑफ द एसिटाइल को ए फ्रॉम द पायरिडीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, कोलिन स्टीयरेज, पायरुवेट ट्रांसफेरेज या एसिटाइल ट्रांस। तो यहाँ पर जो आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज मतलब जिसको पीडीएच भी बोलते हैं वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलिन प्रेजेंटिन। अब कोलिन क्या है, जो हमारे एसिटाइल को ए और कोलिन दोनों साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, आपका एसिटाइल कोलिन बनता है। तो वो जो कोलिन आता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में या एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में या नर्व्स में या सिनेप्स में। तो वो कहाँ प्रेजेंट होगा, आपका एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में। अगर वो इंट्रा में होगा तो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो सेल के बाहर कंडक्ट होते हैं, तो वहां पर आप मतलब रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा, इसलिए एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद दी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस एसिटाइल कोलिन, मतलब जो हमारा एसिटाइल को ए एंड कोलिन आपस में मिलते हैं तो किस एंजाइम की उपस्थिति में वो दोनों एसिटाइल कोलिन बना देते हैं। तो ऑप्शन क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, कोलिन एसिटाइल डिहाइड्रोजिनेज या नन ऑफ द अबव। तो जो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज है या इसको कोलिन स्टीयरेज एंजाइम भी बोलते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसिटाइल कोलिन रिलीज एक्सेप्ट विच साइड। मतलब कहने का कि जो एसिटाइल कोलिन होता है वो रिलीज होता है लेकिन एक जगह नहीं रिलीज होता, उस साइड का नाम बताइए। प्री गैंग्लियन सिनेप्स इन बोथ पैरासिम्पेटिक एंड सिंपैथेटिक गैंग्लियन, पैरासिम्पेथेटिक प्रीगैंग्लियन जंक्शन या पैरासिम्पेथेटिक पोस्ट गैंग्लियन जंक्शन या सोमैटिक मोटर प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन बी है ये वाला, यहाँ पर पैरासिम्पेथेटिक प्री गैंग्लियोनिक जंक्शन है। तो मतलब सीधा समझने की बात समझिए कि अगर हमारा जैसे पैरासिम्पेथेटिक है तो ऐसी बात है कि एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, तो आप यहाँ पर ये चीज है कि प्री गैंग्लियोनिक जंक्शन, अगर आपका कोलिन जो है प्री गैंग्लियोनिक एक्शन पे ही आपका मतलब क्या हो जाए कि मतलब कहने का मतलब क्या है कि रिलीज होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, मतलब समझिए कि रिलीज होना स्टार्ट हो जाए तो क्या वो पोस्ट सिनेप्टिक पे जा पाएगा,
नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि वहाँ पर स्टिमुलेशन ही नहीं होगा, कैल्शियम आयन का रिफ्लेक्स ही नहीं होगा। इसके लिए आपका जो ऑप्शन यहाँ पर पैरासिम्पेटरी प्रीजंगुलर रिएक्शन है वो आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एसिटाइलिन कोलिन बाइंड विथ विच रिसेप्टर, मतलब जो एसिटाइल कोलिन होता है वो किस रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है, म्यूस्कार्निक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, एडेनिन रिसेप्टर, ए एंड बी। तो जो एसिटाइल कोलिन होता है पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, उसका एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम में आपके दो रिसेप्टर पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं म्यूस्कार्निक रिसेप्टर, एक को बोलते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर। और जो एडेनिन रिसेप्टर होता है वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 और 2 दोनों से होता है, तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे से हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर द टर्मिनेशन व्हिच प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड, मतलब टर्मिनेशन का मतलब मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के बाद कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, एसिटिक एसिड, कोलिन या पायरुविक एसिड या वन एंड थर्ड बोथ। हो गया मतलब तो देखिए, मतलब एसिटाइल कोलिन का आपने क्या किया, तोड़ दिया। तो एसिटाइल कोलिन को जब तोड़ते हैं तो दो पार्ट में, एक एसिटिक एसिड एक कोलिन में तोड़ता है। तो इसका मतलब आपका क्या है, एसिटिक एसिड एक कोलिन, ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है क्वेश्चन है, दी नर्व एंजाइम व्हिच सिंथेसाइज्ड इन लीवर एंड आल्सो नॉन स्पेसिफिक एंजाइम। वैसे तो जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो आपके कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, जहाँ पे उसको एक्सेस हो जाए, जैसे स्टमच में हो गया या कार्डियक में हो गया। लेकिन उस एंजाइम का, उस नर्व एंजाइम का नाम बताइए जो कि केवल लीवर में ही सिंथेसाइज किया जाता है और जो जैसे नॉन स्पेसिफिक एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। ट्रू कोलिन स्टेज, एड्रेनलिन डिहाइड्रोजनेज या स्यूडो कोलिन या अलार्जिबो। तो यहाँ पर आपका जो स्यूडो है, जिसको आप फाल्स भी बोलते हैं, तो स्यूडो कोलिन स्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके लीवर में सिंथेसाइज होता है और उसको नॉन स्पेसिफिक एंजाइम के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी कंपाउंड इन द सिंथेसिस ऑफ द एपिनेफ्रिन, मतलब जो एपिनेफ्रिन का सिंथेसिस होती है या बायोसिंथेसिस होती है, उसमें जो प्राइमरी कंपाउंड होता है वो क्या होता है, टेस्टोटायरोसिन, डोपामिन या एल टायरोसिन या पायरुवेट। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस होती है वहां पर आपका टायरोसिन, टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामिन, डोपामिन से नॉन एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन से आपका एपिनेफ्रिन बनता है। तो वहां पर इनिशियल प्रोजेक्ट टायरोसिन, लेकिन अब उस टायरोसिन का नेचर कैसा है, डेस्ट्रो है या लीवो है। तो यहाँ पर आपका लीवो होता है। अगर डेस्ट्रो होगा, डेस्ट्रो कहाँ पर एनिमल्स में मेनली पाया जाता है। उसके बाद क्या है, इन द फॉलोइंग बाय व्हिच रिएक्शन डोपामिन कन्वर्टेड इनटू द नॉन एपिनेफ्रिन, मतलब टायरोसिन से डोपा बना, डोपा से डोपामिन बना, डोपामिन से नॉन एपिनेफ्रिन बना। तो मतलब जो थर्ड स्टेज है डोपामिन से नॉन एपिनेफ्रिन बनने की, तो वहां पे कौन सा जो मतलब एंजाइम मतलब रिएक्शन होती है वो मतलब कौन सी रिएक्शन होती है, हाइड्रोक्सिलेशन, डिकार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन या मेथाइलेशन। तो वहां पर क्या होती है, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ द प्रोटीन रिस्पांसिबल फॉर द बाइंडिंग बिटवीन द नॉन एपिनेफ्रिन एंड द एटीपी। तो मतलब जब नॉन एपिनेफ्रिन एटीपी से बाइंड करता है उसको ऊर्जा मिलती है आगे स्टिमुलेट होने के लिए। तो वहां पे कौन सा प्रोटीन रिस्पांसिबल होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या क्रोमोग्रेनिन ए या ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका क्रोमोग्रेनिन ए है वो आपका रिस्पांसिबल होता है किसके लिए, नॉन एपिनेफ्रिन एंड एटीपी के दोनों के बीच में बाइंड अप करने के लिए। उसके बाद क्या है, एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट, मतलब जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम एंड क्लोरीन आयन, इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयन, इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम पोटेशियम आयन एंड एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या क्रोमोग्रेनिन ए या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो थर्ड है क्रोमोग्रेनिन ए वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट, मतलब जो एक्शन पोटेंशियल होता है कहने का मतलब क्या है, जो इन्फ्लक्स होता है आयंस का जिसके कारण से आपके गेट खुल जाते हैं और आपके नर्व जो होते हैं वो ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें होता क्या है, इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम एंड कैल्शियम आयन, क्लोरीन आयन एंड इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयन, इन्फ्लक्स ऑफ द पोटेशियम आयन या ऑल ऑफ द अबव। तो एक्शन पोटेंशियल में चारों प्रोसेस होती है, जैसे कहीं कहीं इफ्लेक्स होता है, कहीं कहीं इनफ्लेक्स होता है, तो हाइपरपोलाइजेशन, डीपोलाइजेशन ईटीसी की प्रोसेस होने लगती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही होगा। क्या है, व्हिच इज नॉट ए न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब इन ऑप्शन में से एक ऐसा नाम बताइए जो कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, एसिटाइल कोलिन, साइक्लिक एएमपी, नॉन एपिनेफ्रिन या डोपामिन। तो यहाँ आपका जो आपका साइक्लिक एएमपी है ये क्या है, आपका सेकेंडरी मैसेंजर है, ना कि न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एटीपी होता तो ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर हो जाता, लेकिन एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है तो ये क्या आपका सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सिंथेसिस ऑफ द कैन बी इनहिबिटेड बाय व्हिच कंपाउंड, मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर आप देखिए
कि यहाँ पर आप न्यूरोट्रांसमीटर लिख लीजिए। तो दिस सिंथेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी इनहिबिटेड बाय व्हिच कंपाउंड, मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस होती है आप किसके माध्यम से आप उसको इनहिबिट कर सकते हैं। कैन बी इनहिबिटेड मतलब उसको इनहिबिट नहीं कर सकते हैं कोकेन से या इम्प्रीमिन से या बी एंड दी सी। तो यहाँ पर जो कोकेन और इम्प्रीमिन जो होता है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस नहीं हो पाती, मतलब जो एसिटाइल कोलिन होता है उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाती। तो आपका बी और सी ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ द ईएनटी एंड ओसीटी। तो ईएनटी का फुल फॉर्म, ओसीटी का जो फुल फॉर्म होता है, ईएनटी का मतलब होता है एक्स्ट्रा न्यूरल ट्रांसपोर्टर एंड ओसीटी का मतलब होता है ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म ऑफ द माओ एंड सीओएमटी जो कि आपका एंजाइम है। तो माओ का जो फुल फॉर्म होता है वो कहता है मोनो एमाइन ऑक्सीडेज और सीओएमटी का जो होता है वो कहता है कैटाकोल ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफेरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माओ इज प्रेजेंट इन, मतलब जो हमारा क्या है मोनो एमाइड ऑक्सीडेज है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया में या गोल्जी बॉडी में। तो जो आपका माओ है वो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या है, को ट्रांसमीटर आर, मतलब जो को ट्रांसमीटर होते हैं, को से मतलब कैरियर, कैरियर का मतलब क्या है, जो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो को ट्रांसमीटर होता है उसका नेचर क्या होता है, सेकेंडरी न्यूरॉन्स होता है, लिगेंड होता है, प्राइमरी न्यूरॉन्स होता है या रिसेप्टर डायरेक्ट प्रेजेंट एट द पोस्ट जंक्शन होता है। तो मतलब जो को ट्रांसमीटर होता है आपका सेकेंडरी न्यूरॉन्स की तरह काम करता है। वो क्या करता है, जो आपके प्राइमरी न्यूरॉन्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करने के लिए काम करता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें हेल्पफुल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्क ऑफ द को ट्रांसमीटर, मतलब जो को ट्रांसमीटर होता है उसका क्या वर्क होता है, स्टिमुलेशन ऑफ द प्राइमरी नर्व, रेगुलेशन ऑफ द प्राइमरी न्यूरॉन्स या इनहिबिटर ऑफ द प्राइमरी या इनहिबिटर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन तो इनहिबिट तो करेगा नहीं, स्टिमुलेट करेगा तो रेगुलेट करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन एक और ऑप्शन बी दोनों सही है, तो इसका मतलब आपका पांचवा ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच आर को ट्रांसमीटर, मतलब इनमें में से कौन सा ऐसा है जो को ट्रांसमीटर है, एडेनोसिन या न्यूरोपेप्टाइड या प्रोस्टाग्लैंडिन या ऑफ द अबव। तो ये सब क्या है, आपके को ट्रांसमीटर हैं जो क्या करते हैं, जो प्राइमरी जैसे डोपामिन हो गया या सेरोटोनिन हो गया, ठीक है, या गाबा हो गया, उसको क्या करते हैं मतलब स्टिमुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर आर इनहिबिटर इन नेचर, मतलब कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इनहिबिटर इन नेचर, मतलब इनहिबिट मतलब सिनस को डिप्रेस या इनहिबिट करता है, उसका नेचर क्या है, ग्लूटामेट, गाबा, नाइट्रिक ऑक्साइड या एस्पायरेट। तो जो आपका गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ पर आपका गाबा सही हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या है, which neurotransmitter are responsible या सॉरी which neurotransmitter are excitatory in nature, मतलब उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताइए जो एक्साइटेटरी मतलब आपके अंदर एक्साइटमेंट कॉज करता है। तो सेरोटोनिन, कि सेरोटोनिन क्या होता है, आपके सीने डिप्रेसेंट होता है, मतलब सीनेस को डिप्रेस करता है, इसका मतलब वहाँ पर एक्साइटेटरी नहीं होगा। डोपामिन क्या होता है, ये भी सीनेस को स्ट्रेच करता है, मतलब उसको क्या करता है, स्ट्रेस मतलब कहने का क्या है कि उसको न्यूट्रल करता है। और ग्लाइसिन भी आपका न्यूट्रल करता है, डिप्रेस करता है। लेकिन जो एस्पायरेट होता है वो आपके माइंड को क्या करता है, एक्साइट कर देता है, एक्साइटमेंट की जैसे बार्बिट्रेट की कंडीशन आती है तो वहाँ पर एस्पायरेट ही काम करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर इंडोल एमाइंस, मतलब इन ऑप्शन में से कौन से इंडोल एमाइंस से, मतलब किसके स्ट्रक्चर में इंडोल की रिंग प्रेजेंट होती है, डोपामिन में, नॉन एपिनेफ्रिन में, एपिनेफ्रिन में। तो नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन तो हमने इजीली पढ़ लिया है, वहाँ पे हमारी क्या होती है, 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड होता है, वहाँ पे कोई भी 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं प्रेजेंट होती है। और डोपामिन में भी सेम यही कंडीशन है। और जो सेरोटोनिन है वहाँ पे क्या होते हैं, इंडोल की रिंग प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक बेंजीन की रिंग प्रेजेंट होती है, एक पायरॉल की रिंग प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आपका सेरोटोनिन सी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हाई लेवल ऑफ द डोपामिन कॉज, मतलब जो आपकी बॉडी में आपके मतलब बॉडी में जो जो होता है डोपा मतलब आपके ब्रेन में डोपामिन का लेवल जब बढ़ जाता है तो आपको क्या हो जाता है, पार्किंसन हो जाता है, अल्जाइमर हो जाता है या सीजोफ्रेनेसिस हो जाता है या मैनिक्स हो जाता है। तो पार्किंसन, अल्जाइमर ये सब आपके होते हैं, कौन सी डिजीज होती है, आपकी जो सीनियर डिजीज होती है, ठीक है। तो अल्जाइमर में क्या होता है कि आप भूलने लगते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि मतलब काफी समय के लिए भूलने लगते हैं, जैसे आपने कुछ सामान यहाँ पे रखा, आप भूल गए कि क्या रखा है, उसके ऊपर आपको याद ही नहीं आएगा, मतलब आप क्या हो जाएगा, अल्जाइमर हो जाएंगे, मतलब एक हिसाब से आपको थोड़ा झटके टाइप का लगने लगेगा। और वहीं जो सिजोफ्रेनिक कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि आप कोई चीज भूलने लगते हैं, मतलब कहने का क्या है कि जैसे आप कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने बुक्स रखी है अपने बैग में, तो आप रास्ते में पहुंचेंगे तो आपको अपना बैग खोल कर देखेंगे कि मैंने बुक्स रखी है नहीं रखी है, तो उस कंडीशन को कहते हैं सिजोफ्रेनिक बोलते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर आइसोलेटेड,
मतलब जो पहला न्यूरोट्रांसमीटर था उसका क्या नाम था जो आइसोलेट किया गया था, एड्रेनालिन, एसीएच, डोपामिन या ग्लाइसिन। तो जो एसीएच है उसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था। उसके बाद क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट द ब्रेन फ्रॉम द ओवर एक्साइटेड, मतलब उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताइए जो आपके जो ब्रेन होता है उसको एक्साइटमेंट से कम कर मतलब रोकता है। तो जो गाबा होता है, जैसे भी हमने पहले ही पढ़ा था, जो गाबा होता है, उसके बाद हमारा डोपामीन होता है, सेरोटोनिन होता है, ये रिस्पॉन्सिबल किस होता है कि जो आपके सीएनएस होता है उसको क्या करता है, डिप्रेस कर देता है। तो यहाँ पर आपका गाबा ऑप्शन से हो जाएगा। उसके बाद आल्सो नोन एज 5-HT रिसेप्टर, मतलब किसको हम 5-HT के नाम से भी जानते हैं। तो जो सेरोटोनिन है उसको हम 5-HT के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैप्पीनेस, मतलब किस न्यूरोट्रांसमीटर को आप हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हैं। मतलब कहने का क्या है ना, आपको डिप्रेस कंडीशन नहीं लगेगा, आपको खुशी मतलब खुशी महसूस कराएगा। तो जो सेरोटोनिन होता है जिसको 5-HT भी बोलते हैं, वो आपके हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू नर्व फाइबर, मतलब जो आपके नर्व फाइबर होते हैं उसको डेवलपमेंट कौन करता है, तो ग्लूटामेट रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द हार्ट रेट एंड द बीपी, उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताएं जो आपके बीपी एंड हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। नॉन एड्रेनलिन, ग्लाइसिन, डोपामिन या एसीएच। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नॉन एड्रेनलिन हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।